अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कल एंड क्या किया था? हाँ ठीक है, ओके। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। हालात खराब थे, हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, अब हालात हो गए वापस अच्छे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पहले इसमें वो एमसीक्यूज के लिए इंडिकेशंस लिख लें, ये याद करिएगा, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती हैं। ले लिख लें इंडिकेशंस। जो पहले लिखवाई थी उन्हीं को उलट कर लेते हैं। सारी नहीं उलट हो सकेंगी, मतलब ऐसे टका टूट फूट गया तो वापस थोड़ी हो जाएगा, लेकिन जो उलट हो सकती है उसको उलट कर लेते हैं। एक्सटर्नल वाली लिखे पहले। अच्छा, किस बात की इंडिकेशंस क्या कर रहे हैं? इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स। एक्सटर्नल बता रहा हूं पहले। एसिड्स नंबर 1, एसिड्स market value has increased. Assets market value has increased significantly. Has increased significantly during the period. During the period. दूसरी इंडिकेशन, अच्छा देखें आपसे अपनी राइटिंग भी पढ़ी जाती कि नहीं पढ़ी जाती, ये भी टेस्ट हो जाएगा। इंडिकेशन आई जब लिखवाई थी, जब इंपेयरमेंट की इंडिकेशन लिखवाई थी पहले ही लेक्चर में इसके, उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एडवर्स इफेक्ट ऑन इन टेक्नोलॉजी मार्केट, सारा कुछ सेम रिपीट कर लें, एडवर्स की जगह फेवरेबल, सब सेम कर लें, सारा पॉइंट कॉपी पेस्ट कर लें, बस वहां एडवर्स लिखा था अब फेवरेबल लिख लें, तो फिर आप देखें आप सबकी राइटिंग पढ़ी जा रही कि नहीं पढ़ी जा रही। तब जो एक्सटर्नल इंडिकेशन में दूसरा पॉइंट था सेम कॉपी पेस्ट कर लें, तब लिखा था एडवर्स, अब एडवर्स की जगह लिख लीजिएगा फेवरेबल। यानी टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, इकोनॉमी में चेंजेस आई और उससे फेवरेबल इफेक्ट पड़ा, सारा पॉइंट कॉपी कर लें, एडवर्स की जगह फेवरेबल लिख लें बस। तीसरा पॉइंट क्या था? हैव इंक्रीज, अब क्या कर लें? डिक्रीज्ड। कमाल हो गया, ठीक है, दोनों सेम कॉपी पेस्ट कर लें, दूसरा तीसरा दोनों सेम कर लें, पहले दूसरे में एडवर्स था अब फेवरेबल कर लें, तीसरे में इंक्रीज था तो डिक्रीज कर लें।
लिखा। चौथा पॉइंट क्या था? वो इसमें नहीं है, यानी वो नहीं है इनमें, रिवर्सल में नहीं है, तो एक्सटर्नल पूरे हो गए। अब इंटरनल पे आए। पहला पॉइंट क्या था? फॉर, वो तो रिवर्स हो नहीं सकता, वो तो फारिग हो गया तो फारिग हो गया। दूसरा क्या था? इज वर्स देन। अब क्या होगा? बेटर देन। सेम कॉपी कर ले, वर्स देन की जगह बेटर देन। और तीसरा क्या था? एडवर्स इफेक्ट ना। अब फेवरेबल। तो इंटरनल की तीन में से दूसरी और तीसरी कॉपी कर ले, एडवर्स को फेवरेबल कर दें और वर्स को बेटर कर दें। जल्दी जल्दी। ये हो गई इंडिकेशंस, ये याद करनी है, एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं। रिवर्सल की नौबत कब आएगी, यानी न्यूमेरिकली क्या मतलब है रिवर्सल ऑफ लॉस का? पहले रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से पहले कम थी तो इम्पेयरमेंट लॉस डाल दिया था, अब उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा हो गई है तो फिर जो पहले लॉस चार्ज किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, और जो उससे ऊपर जा रहा है वो सरप्लस में ले जाए। इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल पढ़ रहे हैं हम, इंपेयरमेंट गेन नहीं, इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल। इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल में ना, पहले आसान कॉस्ट मॉडल है, पहले वो बता दूंगा, फिर रिवैल्यूएशन थोड़ा सा मुश्किल है, फिर वो बताऊंगा। रिवर्सल की
कैलकुलेशन और वो सब सवाल अभी अंग्रेजी लिख देता हूं, फिर सिखाता मैं सवाल से हूं। बल्कि अकाउंटिंग में ही बता देता हूं। ठीक है, एंड इसके बाद ही बता देता हूं। अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल। इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करने की अकाउंटिंग क्या होगी? जो इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग की थी वो रिवर्स हो जाएगी। इफ रिलेटेड एसेट is carried at cost model, carried at revaluation model। बिल्कुल जो कल किया था उसका उलट हो जाएगा। लॉस रिवर्सल shall be recognized in P&L, यानी accumulated impairment loss debit और impairment loss credit। और impairment loss को revaluation loss समझा था, अब उसको revaluation gain समझ लेंगे। यानी accumulated impairment loss डेबिट और नंबर 1 पे P&L क्रेडिट, नंबर 2 रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये लिखा। अच्छा, अब ना एक चीज मैं आपको अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं, एमसीक्यूज में काम आ सकती है, अंग्रेजी याद भी कर लीजिएगा। ज्यादा ये आपको मैं भी सवाल से समझाता हूं। लिमिट फॉर लॉस रिवर्सल, लिमिट फॉर लॉस रिवर्सल। अच्छा, अंग्रेजी लिखवाता हूं, उससे पहले ना आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आई तो कोई बात नहीं। एक एसेट की कॉस्ट से शुरू किया
और ये डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो ये करते करते ये यहां तक पहुंचा था, फिर इस पे हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया और उसको गिरा के यहां तक पहुंचा दिया, फिर यहां से ऑनवर्ड डेप्रिशिएट होने लग गया। अब हालात अच्छे हो गए और अब हमने इसको वापस ऊपर लेके जाना। ये जो लॉस चार्ज किया था, तो वापस ऊपर जाना है तो लॉस रिवर्सल। लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाना है ना, तो इसकी एक छत है ऊपर, इससे ऊपर नहीं जाना, और वो छत है क्या किया मैंने, क्या किया, ये है छत बनाई है। और अगर ये छत डिफाइन करनी हो तो ये कैसे निकलेगी छत? नेटबुक वाली कौन सी? पुरानी वाली, वो तो ये है। अगर इंपेयरमेंट ना होता ही तो ये रास्ता ऐसे चल रहा होता ना, तो ये आज जहां तक पहुंची होती उससे ऊपर नहीं जाना। मैंने तो मिसाल कॉस्ट के लिए रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, ये हटा दी कॉस्ट। एसेट जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता हो रहा आ रहा होता, उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, फिर हमने एक दिन उसको इंपेयरमेंट करके नीचे गिरा दिया, फिर उसकी जिंदगी वहां से आगे चलनी शुरू हो गई। अब हालात अच्छे हुए तो उसको वापस ऊपर लेके जाना है, लेकिन वापस ऊपर पहले हम उसको रिकवरेबल अमाउंट तक लाए थे, अब हमने उसको वापस जरूर रिकवरेबल तक बढ़ाना है। लेकिन अगर रिकवरेबल इस छत के अंदर अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर रिकवरेबल ऊपर है कहीं तो बस छत के ऊपर नहीं जा सकते। ये डॉटेड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या किया मैंने? क्या कि अगर ये रास्ते में रुकावट ना आई होती तो वो आज चलता चलता जहां तक पहुंचा होता, वो छत है उससे ऊपर नहीं लेके जा। आ गया वाकई? वाह यार, कितना आर्टिस्ट आदमी। में लिखे इंग्लिश लिखे हम, इसको नोट जरूर कर लें, लेकिन इंग्लिश भी लिख लें। तो पहले इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिख लें, फिर नोट कर लेना, लिखे इंग्लिश। While reversing impairment loss, while reversing impairment loss, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, यानी जब हम लॉस रिवर्स कर रहे होंगे तो कैरिंग अमाउंट रिवाइज कर देंगे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट, shall not exceed the carrying amount that would have been determined, that would have been determined had no impairment loss, had no impairment loss been recognized, no impairment loss been recognized for that asset, for that asset in prior years, in prior years। इस अंग्रेजी का मतलब ये है कि वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर लॉस चार्ज ना हुआ होता, इससे ऊपर नहीं जाना। अगर रिकवरेबल इसके अंदर अंदर है तो ठीक है, अगर रिकवरेबल इससे ज्यादा है तो हम इससे ज्यादा एसेट को नहीं बढ़ा सकते। ये डायग्राम बनानी है तो बना लें, फिर सवाल ही सवाल करते हैं।
जी डायग्राम नोटेड। चले अब आप कॉस्ट का सवाल लिख लें, ये आसान सा होता है, फिर रिवैल्यूएशन के करा देता हूं। देखिए सवाल, ऑन फर्स्ट जुलाई 2020, on 1st July 2020, a machine was purchased for 640 million. 640 640 million. इसकी यूजफुल लाइफ 8 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मॉडल है। It was tested for impairment. As follows. डेट बताऊंगा और रिकवरेबल अमाउंट बताऊंगा। जून 2022 450 मिलियन। 30 जून 2024 328 मिलियन। 328 मिलियन। कॉस्ट मॉडल बता दिया ना, रिक्वायर्ड है हमसे मिला के इम्पेयरमेंट लॉस या लॉस रिवर्सल की एंट्रीज, यानी ये जो 30 जून 22 और 30 जून 24 पे इम्पेयरमेंट टेस्ट हुए हैं, इन दोनों पे करने वाली एंट्रीज। पहले वर्किंग बना लेते हैं, फिगर सामने आएंगी तो बेशक कॉस्ट मॉडल है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस के बाद डेप्रिसिएशन चेंज होनी होती है, इसलिए इस तरह की वर्किंग हेल्पफुल होगी। और एक साथ बनाना पड़ेगा इग्नोरिंग इम्पेयरमेंट। हाँ जी, 1 जुलाई 20 कितने का 640। फिर 30 जून 21 डेप्रिसिएशन 8 साल लाइफ है 80, पीछे रह गया 560। फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ 30 जून 22 को, तो हमें पहले 30 जून 22 तक आना पड़ेगा 480। पीछे वाली फिगर्स की जरूरत नहीं है, 480। असल में तो यहां से आगे देखना है ना, तो ऊपर वाले की जरूरत नहीं है। फिर हो गया इस पे इम्पेयरमेंट लॉस, 30 जून 22 पे खड़े होके इम्पेयरमेंट लॉस हो गया कितना 30 का लॉस हो गया। ये आगे अब 450 से कहानी चलेगी, वो 480 वाली ही चलती रहेगी। 30 जून 23 डेप्रिसिएशन, ये तो वही 80 होगी, और इसके पास अब लाइफ रह गई थी, 2 साल गुजर गए 75। दो गुजर गए ना, 6 रह गए। फिर उसके बाद 30 जून 24 पे दोबारा इंपेयरमेंट है, लेकिन पहले डेप्शन चार्ज कर ले 300 320। अब हमने 30 जून 24 पे इसके लॉस को रिवर्स करना है, और कैसे पता लॉस रिवर्स करना है, क्योंकि रिकवरेबल ज्यादा है, लेकिन ये छत है, हम इस पे लॉस रिवर्स करके इससे ऊपर नहीं ले जा सकते।
कितनी रिकवरेबल अमाउंट है? 328, लेकिन हम 28 से बढ़ाएंगे तो इससे ऊपर चला जाएगा, तो हम सिर्फ 20 से लॉस रिवर्स करेंगे। हाँ, अगर रिकवरेबल अमाउंट 316 होती तो हम फिर जरूर 16 से रिवर्स करते। इससे ऊपर नहीं, लादमी छत को हाथ नहीं लगाना, बस छत से ऊपर नहीं जाना। अगर रिकवरेबल छत से नीचे नीचे है तो बस जितनी रिकवरेबल है, लेकिन अगर रिकवरेबल छत से ऊपर निकल रही है तो छत से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो ये लाल वाले की हो जाएगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 30 मिलियन, और हरे वाले की एंट्री हो जाएगी 20 से। अच्छा, अब ना आप, जब चूंकि सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो अब यहां मशवरा ये है कि आप ना अकाउंट एक कंबाइंड ही बनाइएगा, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट्स, ये वाला नाम यूज करना। इम्पेयरमेंट का सवाल हो अगर, जो कि देख के पता चल जाएगा, और उसमें एंट्रीज पूछी हो, तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंट चलाना है। अगर नहीं किया ना तो फिर एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ती है, वो स्किप हो जाएगी आपसे, इसलिए आप इनका कंबाइंड अकाउंट चलाएंगे। जी, इस सवाल में बताएं कोई परेशानी है, एतराज? चलें, कॉस्ट मॉडल का एक और कर दें, फिर रिवैल्यूएशन करा देता हूं। इसको नोट कर लें, फिर कॉस्ट मॉडल का एक और करा देता हूं।
ठीक है, नोटेड। चलिए अगला सवाल लिखें। ऑन 1 जनवरी 20 on 1 January 20 a machine was purchased for 900 million 900 मिलियन। यूजफुल लाइफ 10 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मॉडल है। टेन ईयर्स यूजफुल लाइफ है, कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मशीन वॉज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और रिकवरेबल अमाउंट बताऊंगा। December 21 31 December 21 640 मिलियन 640 31 December 23 516 मिलियन 516 मिलियन 31 December 24 475 मिलियन 475 मिलियन। चलिए 3 इम्पेयरमेंट्स हैं, इन तीनों इम्पेयरमेंट्स की एंट्रीज रिक्वायर्ड है। क्या जी? एक्यूमुलेटेड एक्शन एंड इम्पेयरमेंट लॉस की कंबाइंड अकाउंट है। नहीं, अभी मैं रिवेलेशन में आके ना सारी एंट्रीज करके दिखाऊंगा। अच्छा, बाकी भी सुने, मैं अभी रिवेलेशन का सवाल पूरा बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तो मैंने कहा है एक्यूमुलेटेड डेप्शन एंड इम्पेयरमेंट का कंबाइंड अकाउंट चलाएंगे, यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट दोनों को ना कंबाइंड हमने एक्यूमुलेटेड चला है इम्पेयरमेंट वाले सवाल में।
जी डन। 1 जनवरी 20 कॉस्ट 900। 31 दिसंबर 20 को डेप्रिसिएशन चार्ज की, 10 साल लाइफ है 90 810। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन चार्ज की 90 720। फिर हो गई इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग और इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हो गया 80, ये पहुंच गई 640 पे। फिर इसके बाद 31 720। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 22 को डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और अब 2 साल गुजरने के बाद लाइफ रह गई है 8, कितनी 80 और ये वही 90 630। फिर 31 दिसंबर 23 पे फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 80 और 90 5। अब रिकवरेबल अमाउंट 516 है, तो वो छत के अंदर अंदर ही है, तो हम उसको बिल्कुल पहुंचा सकते हैं 516 तक। तो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो जाएगा 36 और ये पहुंच जाएगा 516 तक। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 24 पे 1 2 3 4 साल गुजर गए हुए हैं, तो अब इस 516 के पास आएगा 6 साल और ये वही 90 चल रहा है 450। अब हो गई है इसकी रिकवरेबल 475, वो अब छत से ऊपर जा रही है, तो इसलिए अब हम लॉस रिवर्सल बस सिर्फ इसको 50 तक पहुंचा सकते हैं 20। ले जी, ये कॉस्ट मॉडल है, इसमें कोई मुश्किल परेशानी। चले अब करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, अब ना कॉस्ट मॉडल में ना तो ये दोनों कॉलम चलाना आसान था, वैसे तो रिवैल्यूएशन में भी चला सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ तो फिर इसका एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं। अगर आपको ये कॉलम चलाना ठीक लग रहा है कॉलम चला लें, अगर आपको वो एक और तरीका बता रहा हूं वो ठीक लगे तो वो कर ले, दोनों में से जो ठीक लगे आपको। असल यही है, जो अंग्रेजी वो भी यही वर्डिंग थी। लॉस चार्ज कितना किया था 80। जिस तरह वो सरप्लस ट्रांसफर और रिवैल्यूएशन लॉस में अंडर चार्ज नेट करते जा रहे होते थे ना, हम इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद 2022 की डेप्शन चार्ज हुई, इसको रिमेनिंग 8 में डिवाइड कर ले 10। फिर 2023 भी गुजर गया 60। तो जब हमने लॉस रिवर्स करना था तो हमारे पास 60 तक रिवर्स करने की गुंजाइश है। 36 60 के अंदर अंदर है, कर लिया हमने रिवर्स। 36 रिवर्स करने से बाकी रह गया 24। फिर आगे चले, अब इस 24 के पास लाइफ रह गई है 6। अब लॉस रिवर्स करने लगे तो सिर्फ 20 की गुंजाइश है, 20 रिवर्स करना। यानी आप लॉस की अमाउंट को डेप्रिशिएट करते जाए, जैसे वहां रिवैल्यूएशन में पीएनएल का कॉलम चल रहा होता, तो वहां से भी हमें ये लिमिट पता चल जाएगी कि हम कितना रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप वो 2 कॉलम चलाना चाहें वो चला लें, लॉस रिवर्स करना चाहें लॉस रिवर्स कर दें।
रीवैल्यूएशन के लिए किताब में सवाल बना के डाले में मैंने वहीं से ले लेते हैं बजाय से कि नई वैल्यूज उठाऊं। किताब खोलिए। पानी गर्म। अच्छा जी, किताब में ना मैंने 2 सवाल बना के डाले में, आप देखिएगा इस चैप्टर के आखिरी में होंगे शायद। क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 ये मैंने रिवैल्यूएशन के डाले में, और 21 ये कॉस्ट मॉडल का डाला है। इस बुक में पेज 207, इसमें पेज 207, इसमें से क्वेश्चन 19 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन 19 पढ़ ले, मैं करता हूं। अगर आप इस को ठुकरा रहे हैं ना, तो रिवैल्यूएशन मुश्किल होगी, इसलिए इसको लिफ्ट करा लें दोबारा। चलिए अभी सवाल दिखाता हूँ ये। जी सवाल पढ़ लिया। फर्स्ट जनवरी 17 360। इसके बाद
31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन लाइव कितनी है? 36 324। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी। रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 396 तक। 7। फिर इसके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग की बारी आएगी, क्योंकि इसी दिन वैल्यू न्यूज भी दी हुई है। तो इसका मतलब है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी होगी। अब जब इसमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, किस दिन हो रही है? 1 जनवरी 18 की इंपेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट कितनी? 396। वैल्यू इन यूज कितनी? 380। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 392.4। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई 392.4 और इंपेयरमेंट लॉस हो गया 3.6। ये हो गया इंपेयरमेंट लॉस। थ्री 3.6 यहां गुंजाइश है, यहीं आ जाएगा। 392.4 68.4। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 18 आएगा और डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसके पास लाइफ रह गई है 9 ईयर्स 43.6 और इसके पास भी 9 ईयर्स 348.8 60.8। इसके बाद 1 जनवरी 19 को फिर से रिवैल्यूएशन हो गई। 1 जनवरी 19। जी जी रिमेनिंग लाइफ गिनते हैं हम, जितनी डेप्शंस चार्ज हो गई उनको छोड़ के।
ऐसे तो फिर 31 दिसंबर 17 में भी तो एक साल गुजर गया था, फिर 10 पे विकेट वाइड किया। जितनी रैपिड सेशंस चार्ज हो गई हैं वो लाइव गुजर गई हैं, तो फिर बाकी रिमेनिंग है। अब ये 2 रैपिड सेशंस गुजर गई। हाँ, 2019 की जब डेप्थ चार्ज करेंगे तो 8 होगी। 1 जनवरी 19 रीवैल्यू करके पहुंचा देते हैं इसको 268.8 तक, और ये फॉल आ गया 80 का, तो 80 60.8 और 19.2। इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेते हैं चेक। 1 जनवरी 19 पे आते हैं। कैरिंग अमाउंट 268.8, वैल्यू इन यूज 295। वैसे तो यही से ऊपर है, लेकिन चलें खाली बुरा लग रहा है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 266.3, तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई 295, और लॉस रिवर्सल कर दूं, लॉस रिवर्स कर दूं। जी, कितना लॉस रिवर्स करें? अब एक बात ये लिख लें, आपको भी एंट्री करता हूं ना तो समझ आएगी कि अगर दरमियान में रीवैल्यूएशन आ जाए ना, तो पिछले इंपेयरमेंट लॉस का किस्सा खत्म। अब उसको रिवर्स करने की टेंशन नहीं है, वो मैं आपको एंट्रीज में बताता हूं। दोबारा, अगर रीवैल्यूएशन लॉस हुआ और उसके बाद नहीं किया था मैंने, अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ और उसके बाद रीवैल्यूएशन आ गई, तो पिछला क्लोज हो गया सब, फिर लॉस रिवर्सल, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल का कोई मसला नहीं है। अगर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हुआ और उसके बाद रीवैल्यूएशन हो गई, अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती तो क्या होता, वो अगली दोनों डेट्स में आ रहा है। अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ और उसके बाद रीवैल्यूएशन हो गई, तो पिछले इंपेयरमेंट लॉस का किस्सा खत्म, उसको रिवर्स करने की कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए 1 जनवरी 19 को हम कुछ नहीं करते। अब आगे चलें, 31 दिसंबर 19 आ गया, 2 साल गुजर गए हुए, 8 रह गए। 33.6, इसको 8 पे डिवाइड 2.4, 2 35.2 16.8। अब आगे क्या हुआ? 1 जनवरी 20
1 जनवरी 20 रीवैल्यू नहीं कर सक रहे क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल, तो रीवैल्यू नहीं होगा लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग है। 1 जनवरी 20 कैरिंग अमाउंट 235.2 और वैल्यू इन यूज से ही काम चल जाएगा 228.2। अगर फेयर वैल्यू नहीं भी पता तो वैल्यू यूज से काम चल जाता है और इंपेयरमेंट लॉस हो गया 7। फर्स्ट जनवरी 20 इंपेयरमेंट लॉस हो गया 7। टू 28.2। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन। अब गुजर गए हुए हैं 1 2 3 साल, 7 रह गए 32.6 और इसको 7 से डिवाइड 3.4 1.6 20.4। फर्स्ट जनवरी 21 1 जनवरी 21 रिवैल्यूएशन हो रही है? नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो करेंगे। कैरिंग अमाउंट 0.6, वैल्यू इन यूज 215। यहां पर ना रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा थी, लेकिन मैंने इसलिए इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल नहीं किया क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस के बाद अगर रिवैल्यूएशन हो गई तो ये वाला लॉस खत्म। लेकिन अब हमने जो हरा हरा लॉस रिकॉर्ड किया था, अब जब हालात वापस अच्छे हो रहे हैं तो दरमियान में रिवैल्यूएशन नहीं है तो होगा लॉस रिवर्स, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा। इंपेयरमेंट लॉस ये सारा रिवर्स नहीं करना क्योंकि अभी इस वक्त टिपिकली इंपेयरमेंट लॉस की बात हो रही है। ये जो इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन है ना, ये मिक्सचर है, मुझे अंदाजा है। रिवैल्यूएशन लॉस होता तो ये लाल लाल मैंने लाइनें लिखी हैं रिवैल्यूएशन की, लॉस है। कल को रीवैल्यू हो जाता अपवर्ड, रीवैल्यू, तो हम जरूर ये सारा रिवर्स करके यहां लाते। अगर यहां पर फेयर वैल्यू भी दी होती ना और वो 300 मिलियन दी होती, हम उसको सारा का सारा रीवैल्यू करते, ये सारा लॉस रिवर्स होता सारा और बाकी सरप्लस में आता। लेकिन क्या 1 जनवरी 21 को रीवैल्यूएशन हो रही है? चूंकि रीवैल्यूएशन नहीं हो रही तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ IAS 36 इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स की बात कर रहे हैं। बजाहिर नजर आ रहा है कि कितना डिफरेंस है, 19.4, लेकिन हम ये सारा का सारा 19.4 इसको देख के रिवर्स नहीं कर देंगे, हम 7 को रिवर्स करने जा रहे हैं। इसलिए कहा था कि उस वाली को इग्नोर ना करना। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में एक और कॉलम चलाएं, कौन सा? कॉस्ट मॉडल नहीं, इग्नोरिंग इंपेयरमेंट, तो फिर वो काम बहुत लंबा और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा था कि असल तरीका वही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जब काम चलता है तो हम क्यों ना चलाएं। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना चार्ज किया था? 7। कितना अर्सा गुजर गया इस बात को? तो 2019 की डेप्शन गुजार लेते हैं 2020 की। 2020 में इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? ये कैसे डिवाइड किया है? 7 से। बस सिर्फ 6 रिवर्स करेंगे, 19 नहीं, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करने लगे हम, रीवैल्यू अपवर्ड नहीं करने लगे। अगर कोई खुद चेक करना चाहे ना, अभी मैं क्लास में तो नहीं बना रहा और कंफ्यूजन हो जाएगी,
तो जरूर इसका एक एसिड का कॉलम और बना लेना, इग्नोरिंग इंपेयरमेंट, जिसमें रिवैल्यूएशन लेनी है, यानी 396 आना है, ये नहीं आना। फिर आगे चलाए, फिर 268 आना है, 7 नहीं आना। फिर आप चला के देख लें, आपको बिल्कुल ये 6 ही का आंसर नजर आएगा। तो जब हम इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद रीवैल्यू कर गए तो इस लॉस को भूल जाए। लेकिन अगर लॉस चार्ज किया था, रिवैल्यूएशन नहीं हुई दोबारा, तो अब हम अगर अच्छे हालात हो रहे हैं तो हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर रहे हैं। उसके लिए एक तरीका, या तो ये कॉलम चला लें आगे, इस कॉलम को आगे चलाएंगे, वही इग्नोरिंग इंपेयरमेंट वाला तो आप देख लेंगे कि इसका आंसर 201.6 आ रहा होगा। करके देख लेना, 201.6 आ रहा होगा। तो हम इसको 201 से ऊपर नहीं ले जा सकेंगे, तो बस 6 है जो लॉस रिवर्स होगा। तो अगर आप 7 कॉलम चलाना चाहें बिल्कुल चला लें। अगर ये वाला काम, क्या वाला काम, जो इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हुआ था उसमें से अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन नेट करते जाएं, जितना बच जाएगा बस इतना रिवर्स हो सकता। अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लें, नहीं तो एक कॉलम 7 बना लें। जब आप वो कॉलम बनाएंगे तो उसका आंसर यहां चलते चलते 201.6 आ रहा होगा। हम इसको उस छत से ऊपर नहीं ले जा सकते, इसलिए 6 का लॉस रिवर्स होगा। और फिर 31 दिसंबर 21 पे डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगी। इसके पास रहेगा यहाँ 6 साल। अच्छा, किताब से कराने का फायदा यह है कि पीछे सोल्यूशन खोले, एंट्रीज लिखी हुई है, जबानी बोलता हूँ। इसका सोल्यूशन खोलिए। बस आपको डेप्रिसिएशन की एक बात बतानी, जी उसके बाद जितने गुजरते जाए। एसेट जो भी था, क्या था, प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड एक्शन एंड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। यानी हम पहली ही एंट्री से एक्यूमुलेटेड एक्शन के साथ इस नाम को जोड़ के रखेंगे और रिवैल्यूएशन के टाइम पे एलिमिनेट करते हुए एक्यूमुलेटेड एक्शन एंड इंपेयरमेंट लॉस पूरा कंबाइंड अकाउंट चलाएंगे। एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होगी 36 से, हो जाएगा रिवैल्यू। फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड। अब जब हम यहां पर रिवैल्यूएशन करने लगेंगे तो एलिमिनेशन कितने की करेंगे, इतने की, सिर्फ इतने की नहीं, इतने की। दोबारा आवाज मेरी सुन लें, देख बुक में लें। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 360, 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस 36। अगली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और प्लान क्रेडिट, प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट 72। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री सरप्लस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 43 से, सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री। अब जब रिवैल्यूएशन होने लगी है तो कितनी एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट करनी है, 43 नहीं, इसको भी, क्योंकि एक ही अकाउंट रखा हुआ है हमने, इसलिए हम एलिमिनेट करेंगे 47.2। देख लें 47 एलिमिनेट किया हुआ है ना। तब ही
दोबारा इस 3.6 का जिक्र नहीं, क्योंकि एलिमिनेट करके फारिग कर दिया हमने। तो इसलिए रिवैल्यूएशन करते हुए हमने इसको और इसको मिला के 47.2 को एलिमिनेट करना है। बस यही इसमें बतानी थी, बाकी तो वैसी ही चीज। ये सवाल दोबारा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इससे अगला सवाल होमवर्क है आपका, इससे अगला